गुड मॉर्निंग बच्चे। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 5 धंधा की व्यवस्था के स्वरूप। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि समय के साथ साथ मानव की जो आवश्यकता है उसमें वृद्धि हो रही है तथा विविधता आई, मतलब परिवर्तन आया है। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए समर्थ नहीं है, असमर्थ है। वह उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। उसके बाद में समाज में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो समाज के अलग अलग मानवों की आवश्यकताओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है। जैसे कि वस्तु, सेवा, मुद्रा का विनिमय करने में अपना समय, शक्ति खर्च करने लगा। यही वर्ग व्यापारी है। क्रय मतलब वस्तु को खरीदना, विक्रय मतलब वस्तु को बेचना। इस तरह से धंधा की व्यवस्था के लिए विविध स्वरूप जैसे कि व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, हिंदू अविभक्त कुटुंब और संचालित धंधा, सहकारी मंडली, जाइंट स्टॉक कंपनी जैसे स्वरूप क्रमशः अस्तित्व में आते गए। सबसे पहले हम देखेंगे 5.1 है व्यक्तिगत मालिकी। धंधा की व्यवस्था के दूसरे मालिकी का स्वरूप सबसे प्राचीन और कैसा है, सरल है। धंधा में जो उद्गम काल से ही अस्तित्व में आया है, तीव्रता से जल्दी से परिवर्तन होते हुए विश्व में व्यापार धंधे के स्वरूप अस्तित्व आए हैं और विकसित भी हुए हैं। यह जो प्रथा है, प्राचीन प्रथा है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ कि व्यक्तिगत मालिकी यह एक इस प्रकार का स्वरूप है जिसमें मालिक, संचालक, नियंत्रण का व्यक्ति का होता है। एक ही व्यक्ति क्या करता है, पैसों का विनियोग करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करता है, धंधा प्रारंभ करता है। धंधा के कार्य जैसे कि कितना खरीदना है, विक्रय क्या करना है, वो सब संभालता है और उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लाभ होता है उसका होता है, अथवा कि हानि होती है तो भी जोखिम भी उसे उठाना पड़ता है। लुइस हेनरी के मतानुसार कि एकाकी व्यापार व्यवस्था का यह स्वरूप है जिसमें शिखर का एक ही व्यक्ति विराजमान है जो उत्तरदायित्व है, धंधा के कार्य को निर्देशक करता है, अकेली निष्फलता के जोखिम को वह उठाता है। ठीक है, परिभाषा को समझेंगे। एकाकी व्यापार या व्यक्तिगत मालिकी मतलब जिसका एक ही मालिक हो, निष्फलता के जोखिम को वह उठाता है और संपूर्ण व्यापार उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत चलता है। व्यापार में जो भी हानि होती है अथवा का दिवालिया हो जाता है, बंद हो जाता है, सब उसके ही सिर पर आता है, उसे ही वह जोखिम उठाना पड़ता है। सबसे पहले हम लक्षण देखेंगे तो पहला लक्षण क्या है, स्थापना की सरलता। व्यक्तिगत मालिकी में क्या होता है, स्थापना बहुत ही सरल होती है, विविध प्रकार की उलझन नहीं होती। वैध व्यापार कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर क्या कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है, शुरुआत कर सकता है। दूसरा है पूंजी, मतलब व्यक्तिगत मालिकी में मालिक स्वयं पूंजी लगाता है और उसे पूंजी कम लगती है। धन उधार लेकर वो धंधा को शुरू कर सकता है और उधार ले सकता है तथा उसे वापस भी खुद ही करना होता है। तीसरा पॉइंट है व्यवस्था और शक्ति। व्यक्तिगत मालिकी में स्वयं ही धंधा का व्यवस्थापक होता है वह, क्योंकि उसने खुद शुरू किया है। सामान्य रूप से मालिक स्वयं ही क्या करता है, क्रय करता है, विक्रय करता है, वसूली करता है, हिसाब के कामकाज आदि को खुद ही संभालता है। धंधा का मालिक वह खुद ही होता है। आवश्यक हो तो उसमें क्या कर सकता है, फैमिली मेंबर में जो भी सदस्य है उसे इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कार्य स्वतंत्रता और शीघ्र निर्णय। व्यक्तिगत मालिकी में मुक्त वातावरण का अनुभव होता है। धंधा की कार्य अपनी सूझबूझ, अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इसलिए वो जल्दी से निर्णय ले सकता है। पांचवा है दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी का देना चुकाने का दायित्व असीमित होता है। पीढ़ी का देना चुकाने की लेनदार मालिकी का निजी संपत्ति का दावा कर सकता है और मालिकों को धंधे का हानि हो, ऋण बढ़ना जाए और धंधा की संपत्ति ऋण चुकाने के लिए अपूर्ण हो तो धंधे के मालिकों को निजी संपत्ति को क्या करता है, वह ऋण पूर्ण रूप से चुकाने का दायित्व भी उसी का होता है, क्योंकि उसने खुद ने क्या किया है, उधार लिया है। छठा, रहस्यों की गुप्तता। इसमें एक व्यक्ति होने के कारण इसमें रहस्य होते हैं, क्योंकि सार्वजनिक में रहस्य नहीं हो सकते। निजी संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी में व्यापार का कार्यक्षेत्र कैसा होता है, सीमित होने के कारण ग्राहकों से निजी संपर्क वो खुद रखता है।
ग्राहकों की अभिरुचि, आवश्यकता, फैशन आदि में वह ध्यान रख सकता है और अधिक संतोष भी दिया जा सकता है। 8वां पॉइंट है मालिकी और संचालन का ऐक्य। व्यक्तिगत मालिकी में जो मालिक होता है वही संचालक होता है। विविध प्रकार के मालिक संचालन में ऐक्य होता है और धंधा की मालिकी में संचालन के पृथक पृथक होते हैं। अब हम देखेंगे लाभ, तो उसमें पहला पॉइंट है सरल स्थापना विधि। स्थापना विधि सरल होती है, विविध प्रकार के दस्तावेज तैयार नहीं करने पड़ते और विविध प्रकार के कानून की जो भी अटपटी जटिल विधि से गुजरना नहीं पड़ता। पूंजी, अशिक्षित सामान्य कुशलता भी व्यक्ति धंधा प्रारंभ कर सकते हैं। अल्प पूंजी, हम व्यक्तिगत धंधा शुरू कर सकते हैं तो हम कुछ अल्प पूंजी में भी हम उसे शुरू कर सकते हैं। यदि हमारे पास पैसा नहीं हो तो हम द्रव्य हम उधार लेकर भी कर सकते हैं। रहस्यों की गुप्तता, इसमें एक ही व्यक्ति संचालक होता है, संचालन वह खुद कर सकता है, इसलिए धंधे में जो भी रहस्य तथा गुप्तता होती है वो उसमें बनी रहती है। चौथा है शीघ्र निर्णय, इसमें हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता क्योंकि हम खुद धंधा शुरू कर रहे हैं तो डिसीजन में हमारे होते हैं। 5वां है व्यक्तिगत संपर्क, मालिकी और संचालन एक होता है। धंधा संचालन सूत्र मालिक के हाथ में होने से ग्राहक कर्मचारी को लेन देन और निजी जीवंत रखना तथा संपर्क रख सकता है। विविध प्रकार के परिवर्तन आते हैं जैसे कि फैशन, रुचि आदि वह ग्राहकों के पास से वह समझ सकता है, जान सकता है। परिवर्तनशीलता, व्यक्ति मालिकी परिवर्तन सहयोगों में साथ साथ मालिक अपने व्यापार में परिवर्तन बहुत ही सरल कर सकते हैं और शीघ्र निर्णय और सतत जागृति के कारण धंधा में परिवर्तन लाया जा सकता है। 7वां है कि कर का अल्प बोझ, इसमें व्यक्तिगत मालिकी के धंधे की आय मालिक की होती है, इसलिए आयकर दर लागू होती है। धंधा का कद लघु होने के कारण आय कम होती है और बोझ भी कम होता है। 8वां पॉइंट है अल्प कानूनी नियंत्रण, व्यापार व्यवस्था के अन्य स्वरूपों की तुलना में व्यक्तिगत मालिकी कानूनी नियंत्रण कम होते हैं, जैसे कि पूंजी में कमी होती है, वृद्धि कम होती है और समिति की आवश्यकता नहीं होती और विविध जो कानून होते हैं वो भी इसमें कम देखने को मिलते हैं। अब सीमाएं देखेंगे 5.14 में पहला है सीमित पूंजी। अल्प पूंजी में व्यापार किया जा सकता है, विशिष्ट लाभ है वो व्यक्ति को ही मिलेगा अथवा कि कोई नुकसान होता है तो भी उसी को होता है। कद विस्तृत होने से वह अन्य व्यक्ति को भी उसमें क्या कर सकता है, रख सकता है, जैसे कि माल खरीदना, यंत्र खरीदना। विविध प्रकार की संग्रह की क्षमता व्यक्तिगत मालिकी के स्वरूप में नहीं होती है। असीमित दायित्व, मालिकी तथा व्यक्तिगत मालिकी दायित्व असीमित होता है। दायित्व में मुक्त हो तो धंधा संपत्ति का लेना तुलना में धंधा का देना बढ़ जाए तो अपनी निजी संपत्ति को उसको बेचकर उसे क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, तो धंधे का जोखिम है उसे स्वयं ही उठाना पड़ता है। अल्प पूंजी, धंधे में मालिक की मृत्यु हो जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए तो उत्तराधिकारी धंधा चलाने की योग्यता का अभाव हो तो दुर्लभ हो जाए तो संयोगों में धंधे को हमें बंद भी करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है सीमित कार्यक्षमता, व्यक्तिगत मालिकी में संस्था की नीति और निश्चित मालिकी उत्तरदायित्व होने से प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की सीमाएं, संचालन में बुद्धिशाली और बुद्धिपूर्वक हम लोग निर्णय ले सकते हैं। धंधा के अवसर में विविध प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है और इस तरह से व्यक्तियों के साथ विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। 5वां है निर्णयों में भूल की संभावना, व्यक्तिगत मालिकी में धंधे का निर्णय स्वयं लेना होता है। विविध प्रकार के ज्ञान, बुद्धि और लाभ प्राप्त भी वही कर सकता है और उसमें विविध प्रवीण तथा कुशल व्यक्ति निर्णय कई बार क्या होता है जल्दबाजी में लेते हैं तो जिनके कारण कभी कभी हमारे निर्णय क्या होते हैं, गलत भी सिद्ध होते हैं। छठा पॉइंट है हमारा कि विशाल पैमाने में व्यापार के लाभ का अभाव, व्यक्तिगत मालिकी की मर्यादित पूंजी के कारण व्यापार सीमित रहता है और व्यापारी बड़ा साहस करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि क्रय विक्रय करने से विशाल पैमाने पर लाभ प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदू अविभक्त कुटुंब, इसका अर्थ देखेंगे तो हिंदू कानून के अनुसार पैतृक धंधा है, वंश पारंपरिक धंधा संचालित करने वाले अविभक्त को हम क्या कहते हैं, अविभक्त कुटुंब की प्रथा कहते हैं। इसमें परिवार के सदस्य होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम किया जा सकता है और वयोवृद्ध व्यक्ति संचालन करने के इच्छुक न हो तो वो क्या करते हैं, उनके घर में जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें कार्य सौंप देते हैं। तो इनमें पहला पॉइंट है कि कानूनी अस्तित्व, हिंदू अविभक्त कुटुंब में पीढ़ी हिंदू कानून द्वारा अस्तित्व में आती है। संचालन
संचालन कुटुंब के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जिसे कर्ता के नाम से हम पहचान सकते हैं। तीसरा है स्वतंत्र कार्यक्षेत्र। इसका कार्यक्षेत्र स्वतंत्र होता है। सदस्यों की मदद करने का अधिकार नहीं है पर सहायक कर सकते हैं और निर्णय क्षमता का अन्य सदस्यों का विरोध नहीं होता। चौथा है सदस्य पद। हिंदू अभिव्यक्त कुटुंब की पीढ़ी में सदस्य जन्म से ही प्राप्त होता है। परिवार में जन्म लेने वाले जो बालक है जन्म के साथ ही हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने सदस्य बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है मौद्रिक निर्णय। धंधे के सभी मौद्रिक विषय कर्ता काम करने वाले हस्तक होने से पीढ़ी पर कर्ता का मौद्रिक नियंत्रण होता है। संयुक्त संपत्ति का रक्षण का कार्य भी कौन करता है, कर्ता करते हैं। दायित्व। धंधे का कार्यक्षेत्र कर्ता संभालता है। कर्ता का दायित्व कैसा होता है, असीमित होती है। दूसरे 10 सदस्यों द्वारा दायित्व सीमित होता है। आयुष्य। कर्ता का परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु के बाद धंधा चलता रहता है। कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो व्यक्ति है उसको कार्य सौंपा जाता है। आठवां है पूंजी प्राप्ति के कठिनाइयाँ। धंधे की सफलता का आधार कर्ता की कार्यक्षमता पर आधारित होती है। पूंजी प्राप्ति के लिए परिवारजनों पर ही आधार रहना पड़ता है, जिससे अधिक पूंजी प्राप्त करने में कठिनाइयाँ नहीं होती। दिवालिया। 9वां पॉइंट है पीढ़ी दिवालिया हो जाए तो मात्र वयस्क मतलब बूढ़े व्यक्ति दिवालिया घोषित किया जाए तो अवश्य सदस्यों को नहीं, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी के लिए प्रत्येक सदस्य भाग का उपयोग लिया जाता है। कर्ता का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। साझेदारी नेक्स्ट है 5.3। जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य बढ़ता जाएगा मालिकी की सीमाएं अधिक स्पष्ट होंगी। व्यापार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। प्रबंध शक्ति जोखिम उठाने की मर्यादाओं को दूर करने के लिए साझेदारी पीढ़ी अस्तित्व में आई है। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कि अर्थ। साझेदारी एक ऐसी धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है। इसमें अन्य व्यक्ति होते हैं और व्यक्तिगत में एक ही होते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का लाभ हो तो सब लेते हैं और हानि भी होती है तो सब में डिवाइड कर दी जाती है। 1932 में साझेदारी है व्यक्तियों के बीच का सीधा संबंध हमेशा बता सकते हैं। इसके लक्षण में पहला पॉइंट है करार जन्य संबंध। साझेदारी करार द्वारा अस्तित्व में आती है। अनुबंध लिखित और मौखिक हो सकती है। साझेदारी में विविध प्रकार के उत्पन्न समझ भी साझेदारी में हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि स्थापना विधि। इसमें स्थापना विधि बहुत ही सरल होती है। कानून की जटिल लंबी विधि से गुजरना नहीं पड़ता। पंजीकरण। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं परंतु क्या हितकारी है। पंजीकरण अधिकारी मतलब रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स के द्वारा हमें पंजीकरण करवाना पड़ता है। चौथा है कि साझेदारों की संख्या कम से कम 2 होते हैं और सराफी बैंकिंग धंधा करती है। अधिकतम 10 या अन्य किसी भी प्रकार के सामान्य व्यवसाय में अधिकतम 20 हो सकते हैं। 2 से शुरू होते हैं, 10 हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं। उद्देश्य। साझेदारी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कानून में जो भी धंधा में काम करने वाले कार्य हैं उसमें लाभ प्राप्त करना। लाभ के साथ साथ उद्देश्य प्रवृत्ति भी साझेदारी नहीं होती। इसमें जैसे कि समाज सेवा धार्मिक कार्य की प्रवृत्ति कानून अनुसार होते हुए भी लाभ का उद्देश्य न होने से ये साझेदारी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि छठा पूंजी। सामान्य रूप से सभी साझेदारी पूंजी लाते हैं। इसके बावजूद भी पूंजी लाना सभी साझेदारी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये क्या अनुबंध है। 7वां पॉइंट है हमारा साझेदारी पीढ़ी का संचालन। सभी साझेदारी संयुक्त रूप से मतलब जुड़े रूप से सभी साथ में साझेदारों को धंधे के निर्णय में क्या करते हैं, भाग लेने का अधिकार देते हैं। 8वां है असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी की तरह ऋण चुकाने के लिए साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। निजी संपत्ति को बेचकर भी पीढ़ी दायित्व चुकाना पड़ता है। ठीक है। अधिनियम के अनुसार साझेदारी पीढ़ी में दायित्व के साझेदार व्यक्तिगत संयुक्त रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। 9वां पॉइंट है हमारा मालिकी का परिवर्तन। साझेदारी पीढ़ी में मालिकी का परिवर्तन सरल नहीं है। साझेदारी को सहमति होगी तो ही हम इसमें विविध प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। सहमति के बिना हिस्से का हस्तांतरण करें तो साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन करवा सकता है। 10वां पॉइंट है कानूनी स्थान। 1932 में साझेदारी में जैसे कि कर्तव्य नियम पीढ़ी का पंजीकरण आदि होता है। 11वां पॉइंट है पीढ़ी का आयुष्य। साझेदारी की आयु कैसी होती है, सीमित होती है। साझेदारी पीढ़ी का अलग अस्तित्व होता है।
इस कारण कोई एक साझेदार पागल हो जाए या मृत्यु हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो शेष जो बचे हुए साझेदार भाग का विभाजन आंतरिक रूप से वह कर लेते हैं या वह किसी प्रवेश द्वारा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लाभ। तो लाभ में पहला पॉइंट हमारा क्या है? सरल एवं मितव्ययी स्थापना विधि। साझेदारी पीढ़ी की स्थापना विधि कैसी होती है? सरल है। विधि के लिए विशेष कानून विधि से गुजरना नहीं पड़ता, ठीक है। पंजीकरण अनिवार्य है बल्कि हितकारी नहीं है। दूसरा, कार्यक्षम संचालन। व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में जो साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होने से, एक व्यक्ति होगा तो निर्णय खुद ही लेगा, ठीक है, उसकी खुद की ही निर्णय होगा। अन्य व्यक्ति होने से अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान, बुद्धि, योग्यता का अनुभव हम कर सकते हैं। और हाथ में होने से संचालन विशेष रुचि, सावधानी भी हो सकती है, विविध प्रकार का नियंत्रण भी होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा साख में वृद्धि। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होने के कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल विक्रय हिचकिचाते नहीं हैं तथा वसूल भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदारी अधिक साख की हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है अधिक पूंजी। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं तो हमें अधिक पूंजी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है श्रम विभाजन का लाभ। अलग अलग साझेदारों की जो कुशलता, शक्ति अलग अलग होती है, इनकी योग्यता सौंपने में श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छठा है योग निर्णय। साझेदारी पीढ़ी में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उस पर चर्चा विचारणा होती है। साझेदारी अपने अपने मंतव्य देते हैं, निर्णय लेते हैं, अच्छा है, गलत है, विविध प्रकार की त्रुटि कमी को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है हमारा परिवर्तनशीलता। साझेदारी एक ऐच्छिक करार है, हम हमारी इच्छा अनुसार करते हैं। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार और इसमें परिवर्तन सरलता से कर सकते हैं। आठवां अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण। धंधे का कोई भी कार्य साझेदारी की सहमति से होता है। पीढ़ी के निर्णय में किसी भी एक साझेदार की सहमति हो तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोई भी साझेदार में विसर्जन की मांग कर सकता है। 9वां पॉइंट है हमारा ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क। तो व्यक्ति मालिकी की तरह साझेदार में ग्राहक और कर्मचारियों के साथ संपर्क होने से आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। 10वां पॉइंट है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। देखो, साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं। आर्थिक सत्ता और साझेदारी के मध्य विभाजित हो सकता है। 11वां पॉइंट है हमारा आयकर का अल्प बोझ। साझेदारी पीढ़ी का लाभ प्रत्येक साझेदार को साझेदारी अनुबंध के अनुसार विभाजित हो जाने से आयकर का बोझ क्या होता है? कम हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पार्ट 1 है, हमने पढ़ा। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं जो स्वाध्याय में आ गए हैं, और इसके जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।